मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम सभी फिजिक्स में देख पा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सरसाइज 2 लेकर आए हैं, जिसका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो पिछला क्लास में दिया गया था। तो आज हम आगे बात करेंगे, पिछला क्लास जहाँ पे ख़त्म किया गया था उसके बाद के पॉइंट पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार के माध्यम में क्या होता है, प्रकाश का किरण जो है अलग अलग व्यवहार करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर यह कांच का सिल्ली है, क्या है, कांच की सिल्ली है, तो अगर यहाँ से लाइट को गुजारा जाता है आपकी किरण को, तो ये जो है थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाता है। क्या होता है, नीचे झुक जाता है। और जब यहाँ से बाहर निकालता है तो ये थोड़ा सा ऊपर भाग जाता है। ये क्या है, तो यहाँ पर हम खास कुछ पॉइंट बना सकते हैं। देखिए ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, और ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। ये दोनों की अपेक्षा तो विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या देख रहे हैं, जब प्रकाश की किरण यानी कि आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो यह किधर मुड़ रहा है, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो यह कह सकते हैं कि जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो किधर मुड़ जाता है, तो मुड़ जाता है अभिलंब की ओर। और अगर हम उसका अपोजिट बात करते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में हो और उसे विरल माध्यम में घुसना हो, तब क्या होता है, वह जो है अभिलंब से दूर हट जाता है। देख रहे हैं, इसको रियल में यहाँ से जाना चाहिए था लेकिन यहाँ जा रहा है। कह सकते हैं कि जब कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए तो किरण जो है अभिलंब की ओर जाता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में घुसता है तो वह किरण जो अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। और अब हम बात करते हैं एक इस प्रकार से, कोई कांच का सिल्ली है, क्या कह सकते हैं, बर्फ का सिल्ली ही ले लेते हैं। अगर हम उस पर किसी किरण को लंबवत देते हैं तब कैसा व्यवहार करता है वो, तो आइए देकर देखते हैं। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स आप लोग को जान लेना चाहिए कि जब भी किसी किरण को समतल सतह के ऊपर से लंबवत इस तरह से गुजारा जाता है तो वह बिना विचलन के ही क्या हो जाता है, आर पर हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इसके बारे में हम कह सकते हैं जब किसी किरण को दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह किरण बिना विचलन के अपने ही पथ से क्या होती है, निकल जाती है। क्या होती है, कोई विचलन नहीं होता, अर्थात वह अपना दिशा में कुछ भी परिवर्तन नहीं करता, जिधर से उसका दिशा होना चाहिए वहीं से वो सीधे निकल जाता है। समझ गए होंगे आप। आइए अब आगे कुछ बात पर डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी एक फिगर देख पा रहे हैं जिसमें यहाँ देख रहे हैं ये एक आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये एक जो है अलग सतह है क्योंकि यहाँ पे वायु है और यहाँ पे क्या है, कांच है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में घुसा तो ये इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ गया। फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से देखिए एक अलग सतह बन रहा है क्योंकि यहाँ पर कांच है और नीचे फिर क्यों क्या आ जाएगा, वायु आ जाएगा। तो फिर देखिए इस सघन माध्यम में क्या हो गया, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में घुसेगा तो फिर से ये किरण जो है क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा। ऐसा आप देख पा रहे हैं। अगर इसको हम काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं, यानी कि रियल में इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये मुड़ करके इधर आ गया, और जहां से ये निर्गत हुआ अर्थात जहां से निकला किरण उसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अगर खड़ा होकर देखेंगे तो लगेगा जैसे इधर आ रहा है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कुछ क्या बन जाता है, दूरी बन जाता है। तो स्टूडेंट्स आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। इसका परिभाषा आप क्या दे सकते हैं, प्रकाश अपवर्तन के सिद्धांत में
आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहा जाता है? पार्श्विक विस्थापन। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे अपवर्तनांक के बारे में। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, अपवर्तनांक किसे कहा जाता है? तो अपवर्तनांक का परिभाषा हम दे सकते हैं शून्य में प्रकाश की चाल और किसी वस्तु में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तनांक कहा जाता है। फिर से एक बार सुनिएगा, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो शून्य में प्रकाश की चाल और वस्तु में प्रकाश के चाल को अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा वस्तु में प्रकाश की चाल। जैसे कि अगर हमको कुछ निकालना है, जैसे कि हम कहते हैं कि वायु का प्रकाश का अपवर्तनांक निकालते हैं, तो अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा हमारा, अपवर्तनांक बराबर हमारा हो जाएगा फॉर्मूला शून्य में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश का चाल कितना लिखाया गया है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और वायु में भी अपवर्तनांक कितना है? तो लगभग उतना ही लेकर चला जाता है, वायु में भी उतना ही है। तो अगर हम बात करते हैं कि वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, तो करके कितना आ गया? 1 आ गया। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, तो कांच का अपवर्तनांक बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाता है क्या? शून्य में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना है स्टूडेंट्स? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और कांच में कितना लिखाया गया था आपको? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अर्थात इसे काटेंगे तो कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे जल का अपवर्तनांक बराबर, तो शून्य का हो जाता है 3 लाख और जल का हो जाता है कितना? 2,25,000। काट दिए 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 60 बार में, 5 से काटेंगे 9, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 4/3। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे 1.33। क्या होगा? भाग देकर देख सकते हैं आप। तो ये क्या हो गया? किसका अपवर्तनांक निकला? ये स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो गया आपका किसका? वायु का अपवर्तनांक। ये हो गया आपका कांच का अपवर्तनांक और ये हो गया आपका किसका? जल का अपवर्तनांक। तो क्या आप अपवर्तनांक समझ पाए? इसी प्रकार से और भी बहुत सारा वस्तु का अपवर्तनांक होता है, बहुत सारा क्या जिससे प्रकाश जा सकता है सबका अपवर्तनांक होता है। तो इसमें एक चार्ट के थ्रू आपको दे दिया जाएगा, उसको आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो अपवर्तनांक बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, इसको हम दे देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं, अलग टॉपिक लेते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे एक पॉइंट दिया है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या है? तो जिस नियम का पालन करते हुए प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तन का नियम कहते हैं। और अपवर्तन का नियम कितना है? तो 2 है। अपवर्तन का कितना नियम है स्टूडेंट्स? 2 है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है आपतित किरण एवं आपतन बिंदु का अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होता है। कहाँ होता है? एक ही बिंदु पर होता है। फिर से समझिएगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये पहला पॉइंट। और दूसरा इसका सिद्धांत कहता है स्टूडेंट, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। फिर से समझिएगा, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए
आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या हो जाता है, तो इसे कहेंगे साइन आई बटे साइन आर, क्योंकि साइन आई जो है आपका आपतन कोण हो गया और साइन आर जो हो गया आपका क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, और ये दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, इसका कहते हैं नियतांक, या इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, इसे प्रिज्म कहते हैं। इसका परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे, प्रिज्म कहा जाता है। यह रियल में एक आधार होता है और उसके ऊपर दोनों साइड से दो माध्यम जो इस प्रकार से घेर करके रखता है, जो एक निश्चित कोण के साथ झुकाव पर रहता है, और यह जो है पारदर्शक संरचना होता है, अर्थात एक तरफ से अगर किरण जाती है तो दूसरी तरफ से किरण क्या होता है, वापस चला आता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म में जो है अपवर्तन कोण और उसका विचलन कोण का बात करेंगे, तो किसी भी प्रिज्म का अपवर्तन कोण जितना ज़्यादा होता है उस प्रिज्म का विचलन उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात कह सकते हैं उससे जब हम किसी प्रकाश को गुजारने का प्रयास करते हैं वह अपने पथ से उतना ही ज़्यादा विचलित होगा जितना उसका अपवर्तन होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लेंस के ऊपर। लेंस जो है पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस जो है मुख्य रूप से कितना भाग बांटा गया है, दो भाग में, पहला भाग दूसरा भाग। तो एक होता है हमारा उत्तल लेंस, क्या हो जाता है, उत्तल लेंस, और दूसरा लेंस हमारा है अवतल लेंस, क्या हो जाता है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस की अगर बात करते हैं तो यह जो है किनारे पे पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। अगर हम अवतल लेंस का बात करते हैं तो ये जो है किनारे पर मोटा होता है अर्थात चौड़ा होता है, और बीच में कैसा होता है, तो बीच में पतला होता है। ये दोनों में अंतर है। स्टूडेंट्स उत्तल लेंस को हम कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, और अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों का इंग्लिश नेम हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं उभयोत्तल लेंस भी, क्या कहते हैं, उभयोत्तल लेंस। अगर हम इसे यहाँ से बीच से काट देते हैं तो एक ऐसा संरचना भी बन जाएगा, इधर हो गया समतल, इधर हो गया उत्तल, इसको हम कहेंगे समतलोत्तल, क्या कहेंगे, समतलोत्तल। और अगर हम इसे इस तरह से धंसा देते हैं, इस तरह से इधर से गड्ढा कर देते हैं, इधर से ऊंचा, तो ये देखिए गड्ढा हो गया तो अवतल और इधर उत्तल, तो इसको कहेंगे अवतलोत्तल। ठीक है, उसी प्रकार से स्टूडेंट इसे भी कर सकते हैं। इसे अगर हम यहाँ से काटेंगे, इसे हम कह देते हैं उभया अवतल, उभया अवतल हो गया ये। और अगर इसे हम यहाँ से काट देते हैं तो ये ऐसा संरचना बनेगा, तो इधर समतल इधर अवतल, तो इसे हम कहेंगे क्या, समतलावतल। और अगर इसे हम इस तरह से काट देते हैं, देखिए तो इधर उत्तल है, इधर क्या है, अवतल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तलावतल तल। तो ये जो है लेंस जो है दो भाग और में विभाजित हो जाता है। हालांकि यहीं तक हमारा जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, यही हम याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म किया जाता है। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। और हाँ, जो पहली बार आए हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया क्लास दिया जा सके। और हाँ, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।